विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का अब मैं रुक करूंगी क्योंकि इस बार तो इस चुनाव को ट्राइपोलर बनाने की जो कोशिश जो यहाँ पर प्रशांत किशोर कर रहे हैं राजीव, अपने चुनाव प्रचार अभियान की जो शुरुआत है वो राघोपुर से कर रहे हैं। ये राघोपुर से चुनाव लड़ना, जहां से खुद तेजस्वी यादव वो विधायक हैं और अब तो महागठबंधन का इस बार तो वो सीएम फेस भी हैं, तो ऐसे में क्यों राघोपुर से ही इस चुनावी चाल को चलने को तैयार हुए हैं प्रशांत किशोर, और इससे कितना फर्क महागठबंधन को पड़ता है अगर वो भी राघोपुर में तेजस्वी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं? पहली बात तो पूजा यह है कि इस बात में बहुत संशय है कि प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। राघोपुर प्रशांत किशोर जा जरूर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये ऐलान नहीं किया कि वो राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात, आमतौर पर जब इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज के उम्मीदवारों की सूची जारी होती है तो पहली सूची में ही उनके जो सबसे बड़े चेहरे या मुखिया होते हैं उनके नाम का ऐलान हो जाता है। और खास करके जिस तरह की क्रांतिकारी बातें प्रशांत किशोर कर रहे थे चुनाव से पहले या अभी भी कर रहे हैं, उसमें अगर वो चुनाव लड़ते तो उसका शायद उनका पहला नाम या उस लिस्ट में उनका नाम होता। अभी उन्होंने ये तय नहीं किया है, मुझे लगता है, पता नहीं आगे अभी और लिस्ट आनी बाकी है और वो सारे राज एक हफ्ते में खोली जाएंगे। तो मुझे अभी ये लगता है कि शायद उन्होंने या उनकी पार्टी ने ये तय नहीं किया है कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि राघोपुर वो जा रहे हैं, आज उनका कार्यक्रम है और 1 बजे से लेकर 5 बजे के आसपास 4 घंटे वो राघोपुर विधानसभा में रहेंगे। दरअसल प्रशांत किशोर ने जो रणनीति अपनाई है वो बिहार के जितने प्रमुख चेहरे हैं उन पे सीधे सीधे अटैक करने की। पहले आपने नीतीश कुमार को देखा, फिर उन्होंने सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है उनको देखा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को देखा, नीतीश कुमार के करीबी और चर्चित और दमदार और ताकतवर मंत्री माने जाने वाले अशोक चौधरी पर, दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, एक पूर्व अध्यक्ष एक वर्तमान अध्यक्ष। तो वो एनडीए के जो प्रतीक चेहरे हैं, पावर सेंटर्स, पहले उन्होंने उस पे अटैक किया और अब आरजेडी का जो या महागठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव है, तो उन्हीं की माद में घुसकर उनको चुनौती देने का संदेश देने के लिए प्रशांत किशोर मुझे लग रहा है कि राघोपुर जा रहे हैं। जहां तक सीटों के बंटवारे की बात है और उनके इस यात्रा के दौरान मैं भी राघोपुर में रहूंगा, तो ये एक तो ये बात है। और दूसरी बात ये है पूजा कि ये जो सीटों का बंटवारा है, देखिए एक मूलभूत बात कांग्रेस और बीजेपी में है। कांग्रेस से जो पार्टी गठबंधन करती है वो कांग्रेस को झुकाने में कामयाब होती है, और अगर आप इतिहास देखें तो उसने कांग्रेस को जहां जहां कांग्रेस ने गठबंधन किया उसके गठबंधन की पार्टी ज्यादा मजबूत होकर के उभरी और कांग्रेस वहां कमजोर हो गई। भारतीय जनता पार्टी इसके विपरीत जिसकी जिसकी उंगली पकड़ कर जिस जिस राज्य में गई, आप किसी को भी देख लीजिए, आज शिवसेना का हाल देख लीजिए, आज दुष्यंत चौटाला का हाल देख लीजिए, और जेडीयू तो नीतीश कुमार है उनको भी आधे पर ले जा चुकी है, अभी इस इलेक्शन में कहां तक ले जाएगी वो भी आप देखिए। तो बीजेपी दूसरी तरफ है कि जिसकी उंगली पकड़ के उसने गठबंधन किया उससे वो कई गुना ज्यादा मजबूत हो गई और वो गठबंधन का दल कमजोर हो गया। तो ये कहना कि एनडीए में सहयोगी दल बीजेपी को झुका पाएंगे, और दूसरी बात बीजेपी समायोजन करने में और चीजों को अंतिम दम तक उसको सुलझाने में अपनी पूरी ताकत लगा देती है। आप देख रही हैं 2-2 केंद्रीय मंत्री लगातार दिल्ली और पटना का, सुबह पटना में बैठक, शाम को पटना में धर्मेंद्र यादव, सुबह दिल्ली, फिर शाम को पटना, फिर दिल्ली, और इसी तरह से इतनी मेहनत और इतनी रणनीतिक वो, और लगातार कभी वहां मीटिंग, कभी चिराग के यहाँ नित्यानंद जा रहे हैं, कभी यहाँ मीटिंग, कभी वहां मीटिंग। आपको महागठबंधन के कितने बड़े नेता या प्रभारी इस तरह से बैठ के करते मिल रहे या दिखाई दे रहे हैं? तो बीजेपी ने अपना सब कुछ सेट कर लिया। दूसरी बात, प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद में जो लोग मंत्री हैं वो बीजेपी से एक हद तक तो बात कर सकते हैं, उसके बाद बीजेपी ही ये तय करेगी कौन कितने सीट पर लड़ेगा। तो ये चिराग पासवान, मैंने पहले दिन आपसे कहा था कि ये चिराग पासवान, ये जीतन राम मांझी, ये लोग केंद्रीय मंत्री हैं
और ये लोग बीजेपी से चुनाव के वक्त अपने सम्मान की बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जो बीजेपी कहे वो न माने। और दूसरी बात, एनडीए का एक मजबूत पक्ष ये है कि उसने 203 सीटों पर, यानी जो 85% सीटों पर कहीं कोई तनाव नहीं, जेडीयू और बीजेपी में बात बनी हुई है, सीटें बटी हुई हैं, उनके उम्मीदवारों को पता भी है, वो अपना नॉमिनेशन का कागज भी तैयार कर रहे हैं। और 40 सीटों की बात है, उसमें उनको मानना ही मानना है, उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं। दूसरी तरफ महागठबंधन में 140-45 सीटों पर ही जेडी को लड़ना, अभी 100 सीटों का खुरपेच और दिमागी पेच उसमें बचा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है, मुकेश सैनी है ही, लेफ्ट पार्टीज के मैं कार्यालय में गया था, वहां पर वो अलग ही 22-23 का उम्मीदवार घोषित चयनित कर चुके हैं, उनके नॉमिनेशन के पर्चे वो तैयार कर रहे हैं। पिछली बार 19 पर लड़े थे, इस बार 40 तक का आंकड़ा उनके दिमाग में चल रहा है। तो अभी महागठबंधन की बातचीत चल रही है। अब आप देखिए, नामांकन कल शुरू हो गया। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी भी दे दूं, कुछ ऐसे जिले हैं जिसमें एक भी नॉमिनेशन पहले दिन नहीं हुआ, जिसमें भोजपुर का जिला, हमारे एक साथी बता रहे थे, भोजपुर का जिला एक भी नॉमिनेशन हुआ ही नहीं, 6 दिन बचे हुए हैं। तो ये सारी चीजें दोनों तरफ के गठबंधन में जो बातें हैं, अब मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए आज घोषणा कर देगा और कल उसके उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी और 13 तारीख को महागठबंधन के उम्मीदवारों की घोषणा होगी। ठीक है, तो गठबंधन की राजनीति पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले पीके